everyone. I am Mohit. I am the technical head at Script Foundation. And with me is Avinash Kumar, who is Hello student. Everyone. I am Avinash Kumar. I am a student ambassador at Matic Network. Here is my LinkedIn ID. If you want, you can connect with me for any help. So Mohit will start with the blockchain. So first of all, we would like to know that uh, any one of you can tell us about if you know anything about blockchain. Because if we know that how much you know, so we will take care of the speed, that how we have to proceed. So any one of you can unmute and say anything that you know, if you know anything about blockchain. You can on chat say like whether you know or not. Okay, Siddhi is saying she knows about cryptocurrency. That's nice because Okay. we'll talk about that also. That's So do you have any problem if we start with basic? Because I think so. You can write in the chat. Uh, should we go for the एकदम basic? Okay, now let's start about the blockchain. Like what actually is blockchain. I will first tell you about that how to think about blockchain, and then we will go to the this Merkle tree and the hashing of the data, and then we will talk about the Ethereum blockchain network, and we will show you a live practical about how to implement the blockchain. So let's first understand what actually is a blockchain network. So see, we all have worked on the database, and we know like a database like SQL is a data like at that thing we upload the data. So blockchain भी एक database टाइप ही है. हम इनिशियली हमने देखा है कि जितना भी हम डाटा स्टोर करते हैं कहीं भी वो एक सेंट्रलाइज सर्वर पे होता है. वी स्टोर ऑल द डेटा ऑन अ सेंट्रलाइज सर्वर. लाइक आपने गूगल क्लाउड यूज किया होगा, अमेजॉन वेब सर्विस यूज किया होगा, एंड उस जगह पे जब अगर हम डाटा स्टोर करते हैं एसक्यूएल में, तो देर आर चांसेस ऑफ हैकिंग एंड देर आर चांसेस लाइक कि वो डेटा कोई करप्ट कर ले. या मान लो कि अगर किसी बैंक का डेटा सेंट्रलाइज सर्वर पे है और मैं उस डेटा के अंदर किसी तरह हैक कर लूँ उस डेटाबेस को, और उस डेटा के अंदर मैं चेंज कर लूँ कि इस अकाउंट नंबर के पास 100 रुपीज की जगह 200 रुपए है, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ब्लॉकचेन नेटवर्क, ब्लॉकचेन ये भी एक टाइप का डेटाबेस ही है, बट ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है. दैट मीन्स कि जितने भी नोड, जितने भी कंप्यूटर एक इस ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं ना, वो सब के सब एज अ डाटाबेस यूज होते हैं. उन सब के पास डेटा का कॉपी पड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं कोई भी अपना नाम या कोई भी फाइल अपलोड करता हूँ ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, तो जितने भी कंप्यूटर्स इस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं उन सब के पास वो कॉपी चले जाती है. तो इससे क्या होता है कि इससे सिक्योरिटी हो जाती है. मान लो अगर एक भी नोड का पावर फेलियर हो जाता है या देर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि कोई हैक कर लेता है, तो बाकी सब नोड्स के पास डेटा पड़ा हुआ है, उसकी कॉपी पड़ी हुई है, और वो बता देंगे कि इस नोड ने कोई गड़बड़ की है एंड वी शुड रिजेक्ट दिस नोड. तो ये खासियत होती है एक ब्लॉकचेन नेटवर्क की. ब्लॉकचेन इज सिंपल. आप सोच सकते हो कि ये एक डेटाबेस टाइप ही है, बट इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. सारे नेटवर्क जितने भी नोड्स होते हैं जो इस नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं, उनके पास डेटा की कॉपी रहती है. इट्स अ टाइप ऑफ सर्वर ओनली, बट एंड बहुत ही एनक्रिप्टेड और बहुत ही सिक्योर ये डेटाबेस सिस्टम होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये ब्लॉकचेन नेटवर्क काम कैसे करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि ब्लॉकचेन के मतलब इसमें ऐसी क्या बेनिफिट्स है कि लोग इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर अनऑल्टर्ड कॉपी होती है. मतलब इसके अंदर कोई भी डेटा के अंदर चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि
हैश ये एनक्रिप्टेड होता है, तो अगर कोई भी डेटा के साथ छेड़खानी करेगा तो हैश चेंज हो जाएगा. एंड देयर इज अनदर बिग पॉइंट इन ब्लॉकचेन, दैट इज लाइक कि जो ईच ब्लॉक होता है, मतलब ये वाला जो डेटाबेस है, ये नोड, इसके पास पुराने वाले ब्लॉक का हैश पड़ा होता है. तो इफ अगर पिछले वाले ब्लॉक के अंदर कोई भी चेंजेस किए जाते हैं डाटा के अंदर, तो उसका हैश चेंज हो जाएगा. एंड कंसिक्वेंटली इस वाले जो प्रेजेंट वाला ब्लॉक है उसके अंदर भी उसका हैश चेंज हो जाएगा. एंड पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क ही पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा. तो बाकी नोड्स को पता चल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से वो दैट विल रिजेक्ट दैट ट्रांजेक्शन. सो देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन दिस, लाइक कि कोई भी पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क संभाल लेता है सारे ट्रांजैक्शन, सेंड और रिसीव कुछ भी हो. एंड देयर आर ट्रस्टेड ट्रांजैक्शंस, कि मतलब पूरा ट्रस्ट है इसमें, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, वो सारी इसके अंदर इम्प्लीमेंट होता है. देन इससे रिड्यूस कॉस्ट है. आप अभी देख सकते हो कि क्या होता है कि अभी जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या कुछ भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी काम करते हैं, तो हमें कुछ फीस पे करनी पड़ती है, और वो बहुत ही ज्यादा होती है. अगर आप एक ट्रांजैक्शन भी करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है. बट ब्लॉकचेन में, बिटकॉइन में ऐसा नहीं है. उसमें बहुत ही एक आपको मिनिमल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन फी देना पड़ता है. और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है. अगर एक भी नोड डाउन भी हो जाता है, देन स्टिल बाकी नोड्स काम करेंगे ही करेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन इन डीप, लाइक ये कैसे होता है. जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेंट्रलाइज सर्वर है जो अभी हम आजकल यूज करते हैं, एंड जो अभी आजकल हम जो यूज करते हैं, एंड दिस इज व्हाट ब्लॉकचेन लुक्स लाइक. इट्स अ टाइप ऑफ मेश टोपोलॉजी की तरह. अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा होगा तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, मेश टोपोलॉजी टाइप है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी इसमें सेंट्रल सर्वर नहीं है, सबके पास डेटा की कॉपी पड़ी हुई है. तो अगर ये वाला नोड फेल भी हो जाता है, तो ये बाकी सारे नोड्स इस वाले नोड से डेटा ले सकते हैं, ये वाला नोड बाकी वाले नोड से डेटा ले सकता है. बेसिकली स्टार एंड मेश टोपोलॉजी से अगर इसे कंपेयर करें तो ये सिंपल लगता है कि मतलब हर किसी के पास एक अपडेटेड लेजर होता है और कोई भी इसमें सीधे चेंज नहीं कर सकता. अगर कुछ भी चेंज करना है तो मतलब बाकियों को पता चल जाएगा, और उनके बिना परमिशन के कोई भी इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता. तो इसमें सिक्योरिटी बढ़ जाती है. अगर कोई इसमें आता है मतलब कुछ भी चेंज करने, तो सभी के पास पता चल जाएगा. तो ये ज्यादा सेफ हो गया. और इसमें क्या है कि एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है. जैसे अगर हम कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें बैंक के थ्रू करना होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्रिप्टोग्राफी जो ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा मेन पार्ट है. 1 minute, आई विल इरेज दिस. जो क्रिप्टोग्राफी जो ब्लॉकचेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइक बिना क्रिप्टोग्राफी के ब्लॉकचेन लाइक 50% ही है, उसके बिना ये काम नहीं कर सकता है. जो सबसे इंपॉर्टेंट काम ब्लॉकचेन में क्रिप्टोग्राफी का है वो है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैश फंक्शन, मतलब डेटा का हैश क्रिएट करना. सेकेंडली जो आप वॉलेट्स यूज करते हो, आपने सुना ही होगा कि बिटकॉइन वॉलेट होता है, एथेरियम वॉलेट होता है, तो उनके लिए पब्लिक प्राइवेट की यूज होती है. आई थिंक बहुतों ने आप में से पब्लिक प्राइवेट की के बारे में सुना ही होगा कि ये क्या होते हैं. एंड देन ये पब्लिक प्राइवेट की ही यूज होते हैं डेट आपको सेंड और रिसीव करने के लिए बिटकॉइंस. और सिमिलरली जो हैश फंक्शंस होते हैं वो प्रूफ ऑफ वर्क और ब्लॉक्स क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं. सी, अब हम ब्लॉकचेन को अगर हम डीपली देखें तो जैसे कि मैंने बताया कि सारे ब्लॉक्स इसके अंदर कनेक्टेड होते हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने एक प्रीवियस हैश दिखा रखा है. ये फर्स्ट ब्लॉक होता है एक ब्लॉकचेन में. ब्लॉकचेन एक्चुअली आप अगर वर्ड से ही देखोगे तो इट मींस लाइक चेन ऑफ ब्लॉक्स. सो इसके अंदर फर्स्ट ब्लॉक जो है, जब बिटकॉइन शुरू हुआ था तो जो सतोशी था जिसने ये ब्लॉकचेन बनाया था, उसने सबसे पहले एक जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट किया. दिस इज
ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप कोई भी चेन क्रिएट करना चाहते हो, कोई भी चेन अगर आप बनाना चाहते हो, तो आपको किसी पॉइंट से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से सतोशी ने सबसे पहला ब्लॉक क्रिएट किया एंड दैट इज कॉल्ड जेनेसिस ब्लॉक। ये हर ब्लॉकचेन नेटवर्क में होता है। अगर आप एथेरियम की बात करोगे, एथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क, तो उसके अंदर भी एक जेनेसिस ब्लॉक होगा ही। देन आते हैं जो हमारे ट्रांजैक्शंस वाले ब्लॉक होते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एक प्रीवियस हैश वाली चीज होती है कि जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं वो ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है। सो हर ब्लॉक के पास अपने प्रीवियस वाले ब्लॉक का हैश पड़ा होता है। अब अगर मान लो कि इस पुराने वाले ब्लॉक के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं डेटा के अंदर, तो उससे पूरा हैश कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो इस वाले ब्लॉक के अंदर किसी ने कोई टैंपरिंग कर ली, देन इस वाले ब्लॉक के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि हैश फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि अगर उसके अंदर हम डेटा डालते हैं तो वो एक ही आउटपुट देता है। मतलब अगर मैं अपना नाम डाल दूं मोहित, देन द हैश फंक्शन वुड क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑफ 256 बिट्स। 256 बिट्स का स्ट्रिंग क्रिएट करता है हैश फंक्शन। उसके अंदर आप कोई भी डेटा डालोगे तो वो एक 256 बिट्स का फिक्स लेंथ का एक हैश क्रिएट करता है। और इसकी खासियत ये होती है कि सिमिलर डेटा के लिए सिमिलर हैश फंक्शन क्रिएट होता है, मतलब हैश वैल्यू क्रिएट होती है 256 बिट्स की। तो दैट मीन्स कि अगर ये एक प्रीवियस हैश क्रिएट हुआ है, अब मान लो कि मैंने इस वाले ब्लॉक के अंदर कोई भी चेंजेस कर दिए, देन उसका डेटा चेंज हो जाएगा। डेटा चेंज हुआ तो उसका हैश फंक्शन चेंज हो जाएगा। इस वाले ब्लॉक के पास कौन सा हैश पड़ा हुआ है, जो पहले पड़ा हुआ था। अभी जब इसके अंदर इस वाले ब्लॉक के अंदर टैंपरिंग हुई तो वो हैश फंक्शन चेंज हो गया। तो जैसे वो हैश फंक्शन चेंज हो गए, पर ये दोनों मैच नहीं करेंगे। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि पहले मान लो कि हैश फंक्शन था 1120, देन इसके अंदर टैंपरिंग हुई, उसने डेटा चेंज कर दिया, डेटा चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज हो गई, इट बिकेम 00010। नाउ दीज आर नॉट सेम। इसके पास प्रीवियस हैश कौन सा पड़ा हुआ है 11120, और इसके पास क्या पड़ा हुआ है अब जो चेंज हो गया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इससे क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन नकली है, इसके अंदर टैंपरिंग की गई है, एंड दैट ब्लॉकचेन नेटवर्क विल रिजेक्ट दैट ट्रांजेक्शन। हम अभी हैश फंक्शंस के ऊपर बहुत ही ध्यान से डीप स्टडी करते हैं कि क्योंकि हैश फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क का। सो Also, it is easy to go from, means if there is data, it is easy to go from data to hash, but you cannot go back from hash value to data. Means you can, but you have to do the brute force, and you know how cumbersome that would be to try every possible means every possible combination. या जैसे कि अविनाश ने बताया कि हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब एक बार हमने डेटा निकाल लिया तो हम वापस पुराने वाले डेटा के पास नहीं जा सकते। ये एक हैश फंक्शन की खासियत होती है कि हम वापस नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अभी मोहित डाला हैश फंक्शन के अंदर, जैसे ही मैं मोहित हैश फंक्शन के अंदर डालूंगा, दैट विल क्रिएट 256 बिट का। ब्लॉकचेन यूजेस हैश 256 एल्गोरिथम, SHA 256 एल्गोरिथम वो यूज करता है फॉर क्रिएटिंग हैश। तो मैं जैसे ही ये डेटा उसके अंदर दूंगा तो वो एक 256 बिट लेंथ का एक हैश जनरेट कर देगा। बट इसकी ये खासियत है कि मैं इस हैश से वापस डेटा को ले नहीं सकता हूँ। लाइक आई कैन नॉट गो बैक। एक बारी मुझे जो हैश फंक्शन मिल गया, मैं ये पता नहीं लगा सकता हूँ कि उसमें इनपुट क्या था। तो इससे एक सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाती है। नाउ हैश फंक्शन कैसे काम करता है, नाउ लेट्स सी हियर कि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में मैंने जैसे बताया था ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन के अंदर आपको पता ही होगा कि हम बिटकॉइन सेंड और रिसीव कर पाते हैं। दैट्स द ओनली यूज ऑफ लाइक बिटकॉइन ब्लॉकचेन सर्वर। बिटकॉइन ब्लॉकचेन सर्वर में एक ब्लॉक के अंदर ये सब चीजें एम्बेडेड होती है। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक बॉडी। इसमें लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक होता है पॉइंटर टू प्रीवियस ब्लॉक हैश, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि अगर पिछले वाले ब्लॉक के अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो इसको पता चल जाएगा। एंड देन इज देयर नाउंस। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर। देन देयर इज अ टाइम स्टैम्प
and then there is a Merkle root. Now let's understand what is a list of transaction and what is a Merkle root. First of all, जब हम बहुत सारे लोग बिटकॉइन नेटवर्क पे हर सेकंड ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, तो हर सेकंड जब ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं, तो ये सारे ट्रांजैक्शन जो माइनर्स होते हैं वो अप्रूव करते हैं. अभी फॉर एग्जांपल कि 800 लोगों ने ट्रांजैक्शंस किए, माइनर्स इन सबको वैलिडेट करते हैं, मतलब वो अप्रूव करते हैं कि हाँ, जिसने सेंड किया उसके पास 10 बिटकॉइन थे और रिसीव वाले का एड्रेस भी ठीक था. जब वो वैलिडेट कर देते हैं ना, तो वो 800 के 800 ट्रांजैक्शंस इस ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं. तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि एक ब्लॉक के अंदर एक ट्रांजैक्शन होता है. ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों के अंदर कि एक ब्लॉक के अंदर एक ट्रांजैक्शन होता है. ऐसा नहीं है. एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कम से कम अप्रोक्सीमेटली 1000 ट्रांजैक्शंस आप एवरेज ले सकते हो. 1000 से ज्यादा भी होते हैं. तो ये सारे ट्रांजैक्शन जो बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट लोगों ने जो ट्रांजैक्शंस किए होते हैं, उन सबको एक साथ कंबाइन करके एक ब्लॉक में डाला जाता है. और एक्चुअली एक ब्लॉक का साइज 1 MB होता है. तो जितना तुम ट्रांजैक्शंस कर सकते हो 1 MB, जब तक लिमिट रीच ना हो जाए तब तक तुम उतने ट्रांजैक्शंस इसके अंदर डाल सकते हो. जब जैसे ही ये सारे ट्रांजैक्शंस इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, तो then we create Merkle root. Now let's understand what is Merkle root. It's a type of data structure. Data structure in the sense, आपने अगर डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पढ़े होंगे तो आपने बाइनरी ट्री के बारे में सुना होगा. बाइनरी ट्री के अंदर जैसे कि एक रूट नोड होता है एंड देन देयर इज 2 चाइल्ड नोड्स. सिमिलरली इधर भी ये एक बाइनरी ट्री, मर्कल रूट कहा जाता है इसे. ये एक बाइनरी ट्री होता है. इसके अंदर क्या होता है कि आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एट द टाइम हो रहे हैं. माइनर्स इन सब ट्रांजैक्शंस को क्लब करते हैं. तो वो क्लब कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक बंदे ने ट्रांजैक्शन किया, उसका मुझे हैश मिल गया. ये दूसरे बंदे ने ट्रांजैक्शन किया, लोग देख रहे हैं जी कितने. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बंदे ने ये ट्रांजैक्शन किया. कितना ही क्यों नहीं, अच्छा नहीं है ना. कैन यू हाँ? म्यूट योर माइक प्लीज? सो लाइक एक बंदे ने ये ट्रांजैक्शन किया एंड देन अनदर बंदे ने ये ट्रांजैक्शन किया. देयर आर, ये 2 डिफरेंट पर्सन्स ने ट्रांजैक्शन किया है. इन दोनों के हैश हमारे पास हो रहे हैं. इन दोनों के हैश को क्लब करके एक हैश, कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक्स? सो ये एक ट्रांजैक्शन हमने जैसे ही क्लिक किया एंड देन अनदर ट्रांजैक्शन क्लब किया. I request everyone to mute your mics please. So पहले एक ट्रांजैक्शन होता है, एक पर्सन ने ट्रांजैक्शन किया, देन दूसरे पर्सन ने ट्रांजैक्शन किया. इन दोनों के हैशेस को excuse me, please wait, something wrong is happening. Are you all able to hear me? Avinash? Yes, yes. Yeah. हाँ हाँ, तो बोल. सो एक पर्सन ने ट्रांजैक्शन किया, सेकंड पर्सन ने ट्रांजैक्शन किया. उन दोनों के हैश को कंबाइन करके ये रूट वाला हैश क्रिएट होता है. ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजैक्शन, जो 800 के 800 ट्रांजैक्शंस है, वो सबके सब हम कंबाइन करते हैं. मतलब पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन कंबाइन, उसका हैश आया. थर्ड और फोर्थ को कंबाइन किया, उसका हैश आया. फिर इन दोनों के हैश को कंबाइन करके उसके ऊपर वाला हैश आया. तो ये एक बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है.
अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, अल्टीमेटली हमें सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन रूट मिलेगा। ऑफ कोर्स ये मतलब समझने वाली बात है कि जब आप बहुत सारी चीजों को ऐड करते रहोगे, आप 800 के 800 हैशेस को जब ऐड कर दोगे तो आपको एक ही हैश मिलेगा, तो वही मर्कल रूट हैश होता है। इससे अब फायदा क्या होता है कि जब आपको इस ट्रांजेक्शन पे पहुंचना है, मान लो आपको ये चेक करना है कि इस बंदे ने मुझे 10 रुपए भेजे थे, तो आपको इस ट्रांजेक्शन पे पहुंचना है, तो आप जस्ट आपको मर्कल रूट, उस ब्लॉक के मर्कल रूट हैश पे जाना है, एंड देन यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट दैट ट्रांजेक्शन। इससे क्या होता है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है नेटवर्क की। अगर आपको कुछ भी रिट्राइव करना पड़ता है तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्या थी एक ब्लॉक के अंदर। मर्कल रूट के बारे में हमने समझा, तो एक्चुअली ये सारी ट्रांजेक्शंस होते हैं मर्कल रूट के टाइप में हम स्टोर करते हैं। नाउ कम्स टू टाइम स्टैम्प एंड नाउन्स। टाइम स्टैम्प तो आपको ही पता है, जो उस टाइम पे जब वो ब्लॉक क्रिएट होता है तो वो वाला टाइम स्टैम्प क्रिएट करता है। एक्चुअली ये सब चीजें क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं अटेन करने में कि हमेशा हैश एक डिफरेंट ही जनरेट हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि 10 रुपए बहुत सारे लोग बेच सकते हैं, तो अगर अब 10 रुपीज को हम एक हैश फंक्शन में डालेंगे, देन इट विल क्रिएट द सेम हैश फंक्शन, but all these things creates. Now the second point is noun. Excuse me, can you please mute your mic? So then comes to nouns. Nouns क्या है कि ये proof of work में use होता है, and for example I will show you the proof of work. For example, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है कि जो माइनिंग वाला केस होता है ना, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि व्हाट इज एक्चुअली माइनिंग। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज होती है। देखो एक्चुअली माइनिंग क्या होता है कि जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस अप्रूव हो जाते हैं और ब्लॉक के अंदर डाल दिए जाते हैं, देन व्हाट हैपेंस कि एक ब्लॉक के अंदर उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन के साथ ऐड करने के लिए ना उसको माइनर्स को माइन करना पड़ता है। ये इसलिए होता है, दिस इज फॉर द सिक्योरिटी। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब माइनिंग कैसे होती है, आपके पास एक हैश फंक्शन आता है, ब्लॉकचेन नेटवर्क भी आपको हैश देता है। आपको क्या करना होता है कि जो आपके पास हैश आया ना, इसके साथ आपका नाम क्या है? नाउन्स ऐड करना होता है, ताकि वो नाउन्स जब आप रिपीटेडली, मतलब नाउन्स आपको वो निकालना होता है जिसको आप हैश वाले फंक्शन के साथ कंबाइन करके जो रिजल्टेंट हैश है वो क्रिएट कर सके। सो माइनिंग इज जस्ट कि आपको आउटपुट दिया हुआ है, आपको इनपुट फाइंड करना है ताकि एक ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो। आपके पास एक आउटपुट है, आपको एक इनपुट निकालना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ताकि ये अप्रूव हो सके कि हाँ ये ट्रांजैक्शन के अंदर जो डिटेल्स है वो वैलिड है, इट्स राइट थिंग, और मतलब हम इसको ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड कर सकते हैं। आपको अब मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि मतलब ब्लॉकचेन एक्चुअली दिखता कैसे है। वेट अ मिनट। Are you able to see? Yeah, now are you able to see this Google Chrome? Avinash, is it visible? Yes, yes. Yeah, so you can see here, आप blockchain.com पे जा सकते हो, वहां पे आपको सारे ट्रांजैक्शंस दिखेंगे जो एक ब्लॉकचेन पे होते हैं एट अ टाइम। नाउ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं एक टाइम पे।
लाइक ये आप देख सकते हो, ये एक ब्लॉक क्रिएट किया गया है, आप इसके अंदर देख It is सकते हो blockchain. दिस इज द हैश ऑफ द फंक्शन, एंड आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर कंफर्मेशंस कितनी है। दिस इज द टाइम स्टैम्प जब ये ब्लॉक क्रिएट हुआ है, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ब्लॉक। हाइट इन द सेंस कि इसके अंदर ये अभी किस हाइट पर है, अभी ब्लॉकचेन के अंदर इतने सारे ब्लॉक्स क्रिएटेड हो गए हैं, तो ये इसका हाइट है। देन हु इज द माइनर, किसने माइन किया था ये ब्लॉक, एंड देन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। आप ये इधर फाइंड देख सकते हो कि इसके अंदर सिर्फ एक ट्रांजेक्शन नहीं है, इसके अंदर 2919 ट्रांजेक्शंस है। आपको बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स भी दिखेंगे जिसके अंदर 800 ट्रांजेक्शंस होते हैं, किसी में 500 ट्रांजेक्शंस होते हैं। सो दिस कैन वेरी, दिस इज द डिफिकल्टी लेवल। एक्चुअली यही डिफिकल्टी लेवल अटेन करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क होता है, मतलब माइनिंग होती है। दिस इज द मर्कल रूट। इस आप मर्कल रूट से आप सारे बाकी के जितने भी वो 2919 ट्रांजेक्शन है ना, आप वो सारे फेच कर सकते हो। ये तो बिटकॉइन का वर्जन कौन सा हो गया, एंड देन दिस इज बिट्स कि कितने बिट्स का डाटा है इसके अंदर, एंड दिस इज द साइज, एंड दिस इज द नाउन्स दैट वाज कॉलिंग। मतलब इस नाउन्स को जब हम इस हैश फंक्शन के साथ जोड़ेंगे तब वो हमें माइनिंग हो जाती है। यही वो नाउन्स है जो कि एक माइनर को फाइंड करना पड़ता है। दिस इज द नाउन्स। और ये नाउन्स ना नंबर यूज वंस कहलाता है, मतलब कि ये हर एक ब्लॉक, मतलब इस ब्लॉक के लिए ये एक स्पेसिफिक नंबर है, बाकी और किसी ब्लॉक के लिए ये नाउन सेम नहीं होगा। हर ब्लॉक के लिए डिफरेंट नाउन्स होता है। इससे क्या होता है कि ना डबल स्पेंडिंग भी कम हो जाती है। ऐसा ना हो कि कहीं एक ही जो माइनर है वो मतलब बहुत एक ही माइनर 4 बारी एक ही ब्लॉक को माइन करता जा रहा है, तो ये नाउन्स बोल देता है कि हाँ इस नंबर का जो ब्लॉक है वो माइन हो चुका है, नाउ यू नीड टू गो टू नेक्स्ट ब्लॉक, ताकि वो एक ही पे कंप्यूटेशन पावर यूज ना कर सके। एंड दिस इज द ब्लॉक रिवॉर्ड। तो मैं ब्लॉक रिवॉर्ड के बारे में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि स्टार्टिंग में जब ब्लॉक बिटकॉइन शुरू हुआ था तो ब्लॉक रिवॉर्ड था 50 बिटकॉइंस का, मतलब 50 बिटकॉइन पर ब्लॉक। अगर एक माइनर एक ब्लॉक माइन करता था तो उसको 50 बीटीसी मिलते थे। लेकिन इसमें एक रूल लगा रखा है ब्लॉकचेन नेटवर्क में कि हर 4 साल के बाद या हर 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद और 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद ये वैल्यू ना हाफ होते रहेगी। मतलब 2008 के अंदर जब ये शुरू हुआ था तो 50 बीटीसी एक माइनर को मिल रहा था, then it became 25 BTC, then at present it is 12.5 BTC। अब आने वाले टाइम में ये 12.5 का भी हाफ हो जाएगा। और ये फी रिवॉर्ड है कि जो एक ट्रांजैक्शन फी के थ्रू आपको मिलता है। ये देखो ये इसके अंदर सारे ट्रांजैक्शंस है कि कौन से ट्रांजैक्शंस हो रखे हैं इसके अंदर, उसने कितना रिटर्न किया, ये दिस इज द हैश जिसने भेजा इसको, उससे क्या आया, कितना बिटकॉइन इसके अंदर गया है। दैट्स ऑल द थिंग्स जो आपको एक बिटकॉइन नेटवर्क में दिखेगा। नाउ मैं आपको क्विकली, एक्चुअली हमें एथेरियम के बारे में भी पढ़ना है अभी, तो मैं आपको क्विकली एक दिखा देता हूं कि आप एक ब्लॉकचेन कैसे रन कर सकते हो। मतलब अगर आपको वॉलेट चाहिए, सो देन हाउ यू कैन रन अ वॉलेट इन योर कंप्यूटर। अगर आपको वॉलेट चाहिए, दिस इज कॉल्ड बिटकॉइन कोर, या बिटकॉइन कोर अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हो। आप ये लिंक नोट डाउन कर सकते हो, bitcoin.org/en/bitcoin-core। जब आप इस bitcoin.core पे जाओगे, दिस इज अ टाइप ऑफ वॉलेट। इससे आप क्या कर सकते हो कि आप एक ब्लॉकचेन नेटवर्क का नोड बन सकते हो। इस बिटकॉइन कोर के नेटवर्क पे आप सेंड और रिसीव ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। मैंने ये डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब इसको हम रन करते हैं तो कैसे सारे के सारे जो ब्लॉक्स है ना वो डाउनलोड होते हैं आपके कंप्यूटर में, ताकि आपके पास भी एक पूरे नेटवर्क का ना एक कॉपी रह सके। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं इसको रन करने के लिए, मतलब आपको कुछ फाइलें क्रिएट करनी पड़ती है, वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा कि जो जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। बहुत सारे स्टेप्स नहीं है। आई नीड टू रन CMD। एक्चुअली इसको रन करने के लिए आपको CMD एडमिनिस्ट्रेटर मोड में चलाना पड़ेगा ताकि वो राइट कर सके। ये सारे जो स्टेप्स है वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। जब आप इसको इस वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे बिटकॉइन कोर में, तो
this is a command that you have to use to download all the to connect to the blockchain network. ये क्या करता है कि ये 200 GB के ब्लॉक्स डाउनलोड करेगा आपके पास. अगर आपके पास इतना बैंडविड्थ है कि आप 200 GB का ये डाउनलोड कर सकते हो, देन आप ये यूज कर सकते हो. ओह सॉरी, एक्चुअली गलत फोल्डर में चले गए हम. Now when I run this, you can see कि ये देखो ये क्या कर रहा है कि अभी ब्लॉकचेन नेटवर्क से कनेक्ट होगा. जो बिटकॉइन का नेटवर्क है, जो एक्चुअल नेटवर्क है, उससे कनेक्ट होगा. नाउ यू कैन सी मैंने तो ये पूरे सारे ब्लॉक्स डाउनलोड नहीं किए थे. आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है. अगर मैं इसको भी स्टॉप कर दूं तो आप ये देख सकते हैं 2009 का ब्लॉक डाउनलोड कर रहा है. 2009 में जितने ब्लॉक्स बने थे, ये ऐसी क्या करेगा, जब बिटकॉइन शुरू हुआ था 2008 से लेके 2020 एट प्रेजेंट तक के सारे नोड्स डाउनलोड करेगा, ताकि आपके पास पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क का कॉपी रहे. फिर आप ना इंटरेक्ट कर सकते हो विद द ब्लॉकचेन नेटवर्क. देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो जिसमें आपको 200 GB का डाटा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है और आप स्टिल एक वॉलेट यूज कर सकते हो. बट अगर आपको एक माइनर बनना है या अगर आपको पूरा अच्छी तरीके से एक नोड क्रिएट करना है अपने कंप्यूटर में, देन यू कैन यूज दिस बिटकॉइन कोर. इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये उसकी वैल्यू है, कैश कितना है, उसका प्रोग्रेस कितना हो रहा है. इसकी एक खासियत हो क्या, अगर मैं यहाँ पे ये रोक दूं तो इट विल शट डाउन हेयर, और जब मैं वापस इसको रीरन करूंगा तो ये उसी वाले पॉइंट से वापस उसको डाउनलोड करना शुरू कर देगा. अगर आपको इसका बिटकॉइन का वॉलेट देखना है तो जब आप बिटकॉइन कोर डाउनलोड कर लोगे तो आपको ये बिटकॉइन कोर आपको ये दिखेगा. आई विल हाइड, दिस इज लाइक द वॉलेट. दिस इज अ टेस्ट वॉलेट एट प्रेजेंट, क्योंकि अभी ये किया नहीं है. आप देख सकते हो अभी 9 years 10 weeks बिहाइंड है. अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज शोइंग दिस इज 9 years 10 weeks बिहाइंड. तो ये अभी क्या कर रहा है कि 9 साल और 10 हफ्तों के ब्लॉक सारे डाउनलोड कर रहा है. एंड जब ये सारे डाउनलोड कर लेगा ना तो ये एक फुल नोड बन जाएगा ब्लॉकचेन नेटवर्क का. तो देन यू विल बी ऑल्सो कि आप प्रूफ ऑफ वर्क में और माइनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो. एंड दिस इज योर अवेलेबल बैलेंस. अगर मेरे पास BTC होता तो वो मुझे यहाँ पे दिखता, और टोटल अगर आपको किसी को सेंड करना है ट्रांजेक्शन, देन यू कैन हेयर राइट द एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, और जस्ट आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना है BTC के अंदर, उसका पब्लिक एड्रेस यहाँ पे डालना है. एंड आपके इसके अंदर ऑलरेडी प्राइवेट एड्रेस तो होता ही है जो कि साइन करेगा ट्रांजेक्शन, एंड देन यू कैन सेंड टू द रेसिपेंट. और अगर आपको रिसीव करना है तो आप रिसीव कर सकते हो. यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हो. दिस इज नॉट अ बिग डील. आप बिटकॉइन को डाउनलोड करके ये पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो ध्यान से. मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन कोड का एक्चुअली चलाना क्या है, वो सारे मैं स्टेप्स आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा. सो दिस इज द थिंग. और एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो बिटकॉइन है वही ब्लॉकचेन भी है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एक यूज केस है. एथीरियम भी ब्लॉकचेन का एक यूज केस है. एक्चुअली एथीरियम और बिटकॉइन ये दोनों एक नेटवर्क्स है. बिटकॉइन इज अ बिटकॉइन नेटवर्क, एथीरियम का एथीरियम नेटवर्क है. अब एथीरियम क्यों बनाया गया, उसका रीजन ये है कि जो बिटकॉइन वाला नेटवर्क है वो सिर्फ सेंड और रिसीव कर सकता है ट्रांजेक्शन. उस पे हम कोई भी मतलब एक एप्लीकेशन नहीं बना सकते. अगर आजकल देखोगे तो आपको आजकल बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाई, एक ऐप बनाया जो कि ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, मैं उसके अंदर फाइलें अपलोड कर सकता हूँ, मैं KYC वाला ऐप बना रहा हूँ, मैं पता नहीं और भी बहुत सारी चीजें वो बनाते हैं एप्लीकेशन से. वो आप बिटकॉइन वाले नेटवर्क पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिटकॉइन नेटवर्क बस सिर्फ सेंड और रिसीव तक सीमित है. आप उसमें सेंड कर सकते हो ट्रांजेक्शन, रिसीव अमाउंट रिसीव कर सकते हो, बस यही कर सकते हो. बट एथीरियम का पता है क्या यूज है? एथीरियम का जो मेन यूज है, उसने क्या किया कि उसने बोला कि अब हमें ब्लॉकचेन पे एप्स बनानी है, गेम्स बनानी है. देन ही केम विद द एथीरियम नेटवर्क. उनका अपना नेटवर्क है, उनके थोड़े अपने प्रोटोकॉल्स है, अपने रूल्स है, उनका अपना एक वर्चुअल मशीन होता है. जैसे जावा का वर्चुअल मशीन होता है, तो वैसे ही एथीरियम का अपना वर्चुअल मशीन होता है जो कि वो एप्स रन करता है. उसके अंदर उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, सॉलिडिटी.
जिसपे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकते हैं। लाइक जो आप कोडिंग करते हो C++ जावा में, वैसे ही आप सॉलिडिटी वाली लैंग्वेज पे कोडिंग करते हो। तो उस पे हम कोडिंग करके उसको ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डिप्लॉय कर देते हैं, एंड देन वो ऐप को हम कनेक्ट कर देते हैं web3.js से। मतलब अगर हमने ब्लॉकचेन नेटवर्क, एथेरियम नेटवर्क पर अपना एप्लीकेशन, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन अपलोड कर दिया, देन जो अगर हमें उसे किसी वेबसाइट से जोड़ना है, या अगर हमें किसी मेन मतलब किसी ऐप के साथ जोड़ना है, देन उसके लिए हम web3.js एक लाइब्रेरी बनाई गई है जावास्क्रिप्ट में, दिस इज आल्सो अवेलेबल इन पाइथन। वो लाइब्रेरी हम यूज करते हैं फॉर कनेक्टिंग विद द ब्लॉकचेन, ताकि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बात कर सको। सो what Ethereum network is and what blockchain Bitcoin network is, it's a use case of blockchain जिसपे हम different applications बना सकते हैं और Bitcoin वाले नेटवर्क पे सेंड और रिसीव ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे अभी तुम्हें कोड भी दिखाना था कि लाइक हम एक अपना ब्लॉकचेन, एक स्मॉल ब्लॉकचेन नेटवर्क कैसे दिखा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हम एथेरियम के बारे में पढ़ते हैं। अविनाश आगे तुम्हें थोड़ा एथेरियम के बारे में बताएगा कि एथेरियम पे हम एक सॉलिडिटी फंक्शन कैसे लिखते हैं। अविनाश। ओके, सो मोहित ने नहीं दिया है, तो मैं थोड़ा सा थ्योरी बताकर डायरेक्टली थोड़ा हैंड्स ऑन पे जाऊंगा, और आप लोग अगर साथ में करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि मैं हेल्प भी कर दूं सारे डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कराने में, और बाकी सारे थोड़ा सा मीन्स एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर भी दिखा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। So as Mohit said that Ethereum is just another blockchain network. So wait, let me share my screen. So, are you able to see, Mohit? Yeah. Okay. So at first I want to show something else. Like Mohit just showed you that how the blocks are created. So I want to show you at the etherscan.io. Before I jump to Ethereum, I want to show you. यहाँ पर देखो, जैसे ये ब्लॉक हाइट है, इसका मतलब है कि मतलब हम कितने नंबर ब्लॉक पे हैं, हमारी हाइट क्या है। तो यहाँ पे हम जैसे मैं आपको मेन चीज ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ पे जाएंगे और क्लिक टू कीबोर्ड करेंगे, यहाँ पे एक पेरेंट हैश है, नोटिस करना है यहाँ पर ब्लॉक हाइट नंबर जो यहाँ पे है, और अब जो मैं क्लिक करूंगा इस पेरेंट हैश पे, इसका नंबर सो सी से एक कम है। इसका मतलब ये है कि जैसे मोहित ने बताया था कि एक ब्लॉक का जो हैश है दूसरे मतलब सामने वाले ब्लॉक में, जो आगे वाला ब्लॉक है उसमें जाकर स्टोर हो जाता है, और वो उसका पेरेंट हैश था। यही मैं दिखाना चाह रहा था कि ये वाला ब्लॉक है, इसका हैश जो है, जो इससे पहले मैंने दिखाया था उसमें स्टोर था। अब आते हैं कि इथीरियम क्या है। तो इथीरियम इज जस्ट you can say it is an open source software which allows you to build your own app, but here you build decentralized app. So by decentralized app, what it means I will tell you. मुझे दिख रहा है? नहीं, अभी कोई नई स्क्रीन है, नई स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, मैं मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, जब मैं हैंडसम करूंगा तो दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने बोला कि वो एक ओपन सोर्स है जो हमें डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बनाने में हेल्प करता है। और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप क्या है? द एप्स विच वी बिल्ड ऑन इथेरियम एंड they don't run on centralized servers like those Amazon or Microsoft. So when developing apps elsewhere, you must depend on third parties to facilitate exchanges. Like suppose you have a gaming app, and so but with a dApp, the exchange value can be in terms of tokens.
and in case of Ethereum, what we use, it is Ether. So the cryptocurrency which we use on Ethereum is Ether. So now we'll go for the hands-on part. तो आप सभी मेरे साथ ये कर सकते हैं। सबसे पहले मेटामास्क हम इंस्टॉल करेंगे। आप लोग चाहो तो चैट में बता सकते हो कि आप लोग कर रहे हो या नहीं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है। metamask.io पे आप लोग जाओ। अ, मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है, आप लोग यहाँ पे डाउनलोड नाउ कर लो। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, यहाँ पे ये डाउनलोडेड है, आप लोग इसे डाउनलोड कर लो। बेसिकली मेटामास्क क्या है, ये एक वॉलेट है और साथ में प्लगइन भी है। तो आप लोग के पास अगर गूगल क्रोम है तो उसके लिए डाउनलोड कर लो, या फिर मोजिल्ला है उसके लिए डाउनलोड कर लो, या फिर ओपेरा के लिए, जो भी है उसके लिए आप लोग डाउनलोड कर लो। फिर वो आपको यहाँ पे कॉर्नर में दिखेगा, मीन्स टॉप राइट कॉर्नर में मेटामास्क दिखेगा, उसका उसको आप लोग बस डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। किसी ने किया या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ तक में? एनीवन? Yes, you have to write only add the plugin. या जस्ट ऐड द प्लगइन। यहाँ पे जाके इंस्टॉल मेटामास्क फॉर क्रोम, जैसे मेरा क्रोम है तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद जाकर वहाँ पे अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा, वो अकाउंट बनाओ। मेरा तो यहाँ पे बना हुआ है। वंस यू इंस्टॉल मेटामास्क, यू कैन, जब आप मेटामास्क पे क्लिक करोगे तो वहां पे जाओगे तो आपको, यहाँ पे जाओगे तो एक, आप अपना अकाउंट बना सकते हो। यहाँ आपके लिए यहाँ पे ऐसा क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन आ रहा होगा। तो मेरे पास देख सकते हो, मेरे पास इतने सारे अकाउंट है, तो आप एक क्रिएट अकाउंट कर सकते हो। और वहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो मैंने ये किया क्रिएट अकाउंट, यहाँ पर आप जा सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि एक है मेन नेटवर्क, एक है रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क, कोवन टेस्ट नेटवर्क। तो क्या है, हम लोग मेन नेटवर्क पे काम करने के लिए हमें रियल एथर चाहिए होते हैं, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एज अ डेवलपर हम टेस्ट नेटवर्क यूज करते हैं। और टेस्ट नेटवर्क क्या करता है, हमें फ्री एथर्स देता है, कुछ टेस्ट एथर्स। मतलब इसे हम रियल टाइम में यूज नहीं कर सकते, बस अपने डेवलपमेंट के काम के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, जो ये हमें प्रोवाइड करते हैं। तो रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क ये हमें प्रोवाइड करता है। जैसे ये मेरा अकाउंट 2 है, यहाँ पे मेरे पास 0.9917 इथर है। तो वैसे ही आपको भी मिल सकता है अगर आप मतलब अकाउंट क्रिएट करो वहाँ पे। तो कोई कर रहा है क्या, और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो चैट में लिख सकता है। If anyone has any questions or any doubts, he can ask. ओके, सो फॉर नाउ
I am assuming that you have created your account on MetaMask and you have your Ether. Yeah, Avinash will show you how to add Ether, test If Ether. not, then please you can contact. Avinash, I think they have downloaded the plugin. You can move forward with the Ether parts, how to get the Ether. Okay, it is showing 0 Ether because now you go to the bottom where it is showing 0 Ether. Uh, yeah. Now now it is showing 0 Ether. In few seconds it will show some Ether. Just wait. Let the transaction be complete. On Ethereum it takes some 15 to 20 seconds. As you can see, it is still loading. Just when it will be complete, you will see Ether in my account. So who was downloading? Uh, no, not only the Solidity, there are other languages, but Solidity is the most popular and recent one. Like there is some language in for Python also. You cannot do everything with it. Solidity is the latest and it want to do. So I will suggest to go for Solidity. It's very easy language. If you know C++ and JavaScript, it is easy for you to understand this. And so, who was that? Suhani, have you received your Ether? Okay, she has received it. You can see my transaction is also see that. See, 1 Ether. As you can see, I have now Ether. So what actually is MetaMask? It is a plugin for sure. It is also my wallet, a wallet of kind that it connects me to the nodes. Because on Ethereum, first what we do is go to Remix, type Remix ID, and click on the first remix.id.org. I will go through the previous version because I am habituated to it. I just got disconnected, so can you help me out? Yeah. What? Can you tell me where you need help? Should I share my screen? Yeah, no problem. It's coming. You cannot start share because the other participant is sharing. Yeah, only Okay, at let present. me stop. Yeah. Okay, now you can share. So, Yeah. uh, go to the means top part where main Ethereum network is written. Click on that. Go to Ropsten Test Network. Ropsten Test Okay. Network. Now go to deposit. Copy your address from here. This. Come to the URL. left more side. Yeah, This copy one. this yeah, copy this address. Deposit test faucet get Ether. Click on that. Yeah, wait. Request 1 Ether from faucet. Have you clicked on request 1 Ether from faucet? Yeah. Should I click on connect? Because okay, wait. This is coming. Yeah, click on connect. Yeah, connect.
Is it showing transaction pending? Because it will come after 20 to 30 seconds. No. Can you share your screen? Yeah, I'll just. Okay, I understand your problem. Go to robston.io. Just type on the next browser, another browser, robston.io. I think you have internet problem. No, my internet is working fine. Not Robston, spelling is mistake. ROPS. Okay. Serious spelling. Wait a second, let me tell you the site name. I think yeah. Okay, go to I am giving you the URL in the chat section. Faucet dot, or you can type faucet.robston.be, or I am giving you the URL in the chat section. Okay. See, just go to this URL and paste your address, which I told you to copy there. Okay. Yeah, paste your address here. Send me test. Yeah, click on this transaction hash. I think you are not connected with the MetaMask then. Can you show me your MetaMask? Click on that Robston test network. Means on the right side of Robston test network. Click on that, circle. Okay. That circle. Yeah. Do one thing. You go on the Rinky by test network. Then you can use any. You can use Rinky by test network. Click on that Robston test network. Yeah, go to Rinky by. Okay, now go to deposit. Test faucet. Get ether. Crypto faucet on the left hand side. The left. Okay, copy this. Give me ether. Paste your social media. Okay. Here, what you have to do is you have to. Do you have social media account? Because on Rinky Buy, it required you have to copy it from here and post it on either Facebook, Twitter, or any social media platform that I need Ether, and then you have to paste the link of that post here.
social, where it is written that social network URL containing your Ethereum address, Okay. and then you can click on give me Ether. Okay. You should have got. So should I just see your screen then? Yeah. Yeah, we will send you the detail of how to actually do it, and then you can. Oh, Is there anyone who received the Ether? Uh, okay, Suhani Chawla. Okay, so now I am going to have you opened the Remix ID? Go to Remix ID, and as you can see, it is just like we have for Java, just like we have Eclipse. So for Solidity, for Ethereum, we have this IDE called Remix. So you can here write your smart contract. What is a smart contract? It is actually just a piece of code which you write to build your decentralized application. And I told you what decentralized application is. That it's just another application which is decentralized. Like on Linux also we can. It also provides us environment for the application, but it is centralized. And this is the difference between those applications and decentralized applications. So here you can go to this plus sign and create a new file. मैं कर दूं शेयर भाई Name it. मेरा वाइट बोर्ड है ओके हटा दिया Can you see my screen? No, Avinash. Here we will write our first. No. Huh? Okay, sorry. Akash Kumar. Okay, can you see my screen? Mohit? Yeah. So first, I request you all to go on the remix.org. This is so here we will write our first smart contract. So I told you what a smart contract is, just a piece of code which we use to build our decentralized application. We used to build our home. घर बनाने में pivot की जरूरत होती है You can sing, no problem. So let's write our first smart contract. So first we write the type, the version of the ID which we are using. Which side So we start with. Can you tell the name of the site? remix.ethereum.org. It's, I think Okay, it's visible. Thank you. Welcome. So here I am specifying the version I am using. Bye. And here you can set the version. Okay. So now you can just start. do we have to make a new file? Yeah, just make a new file. Oh, okay. There is a means sample given. I think it's about ballot.
but you can create a new file. I will show you how it is done. What is the programming language that is used? Solidity. It's like C++, you can assume. The structures, if you have studied in C++, that are used here. You can think of Okay. structure as a database. So I am writing a very basic hello world programming because hello world is very popular in the programming language. So you start with specifying the contract name. So for instance, I'm writing contract, my contract. So this is a very basic Solidity. I am just writing a hello world. So I just wanted to show you that how it is written. So first we have created a contract with the name of my contract, and here in Java what used to happen that we used to write public or private anything on the leftmost side, but here we write it after specifying the data type. Means after the string, here I am writing string public my string equal to hello world. So now I will go to the run section and deploy your contract. Make sure it is injected web3, because when you are on the injected web3 you are connected to MetaMask. When you use Web3 provider, when you use any external node, and external node as in the sense there is one Ganache. So Ganache use its own. Ganache is one sort of private network which use its own node. So here we are using injected Web3 because we are connected to MetaMask. Now deploy your contract. Make sure if you have multiple contract, then make sure the right one is selected, then deploy this. As you will deploy, there will be a pop-up of MetaMask. Just confirm the transaction. When you go to the MetaMask, here click, you will see there is a contract deployment pending. Just click on that. As soon as this will be confirmed, you will see what is happening. I'll tell you. I am not getting anything in the for the deploy thing. Like I'm not getting my contract as a drop down. Even I'm not getting. Okay, wait. What is your problem? Can you again tell me? I'm not Means getting what problem you are facing? Yeah, I am not getting like my contract is not coming in the drop down list. It's empty. There's no drop down list. My contract is just a name. You can name anything. Yeah, Are you but asking about this section? This? no. On the right in the run, just above deploy. Here. Yeah. It is also, mine is also only my contract. No problem. Just select that. I am not getting. Just make sure here. Okay, means here it is empty. You want to say? Yeah. Are you able to see injected Web3 on the environment? Yeah, I have everything else. I think there's an error in the code. Just see on the means where you have written code. Is there any where it is showing cross, red cross? Yeah, if the code is wrong. The first line is showing the red cross. Okay. Okay, that's why it is.
So go to compile here. Compile. Select the right. Like I have here selected version 0.5.13 because I Yeah. have mentioned here 5.13. So go to click on that and go to 0.5.13 and select it. Have you? Just a second. 0.13. Commit. Yeah. Just Yeah. Okay. just Got select it. this one. Now the error is removed. See. Yeah. Done. Okay. Now go to run and see whether it is showing Yeah. or Yeah. not. It's My showing. It's contract. showing. Now deploy. Deploy. Yeah. I just need to confirm, right? Yeah. Confirm it. Yeah. Done. A MetaMask would pop up. Okay, done. It will take few seconds since mine is confirmed. So now if I will click here on the my contract, you can see that an instance has been created. What it does is on means in a if your variable is public, then it automatically creates an instance. As soon as I clicked on my string, you can see here hello world came out. So this is the very basic. So what does actually this MetaMask do is there is something called Infura. Infura is a blockchain node provider service. So it basically on Ethereum, just like Mohit said, at on to get started with the blockchain, you need one sys block, right? So you need one node from where you can start. So on Ethereum, how do we get? So if you are connected to MetaMask, MetaMask is a host of Infura. Infura provides nodes for the means online. It provides nodes for the blockchain development. So what a MetaMask does is it just hosts the node of Infura and it starts our blockchain network. So that's why everything is happening here. So this is the very basic I told you. You can this is a very basic code. You can write from here. You can do many things like you can create your own function. You can uh, means you can write anything. Whatever you want on your app, you just have to mention your functionality here. All you need to do is just mention all your functionality, what you use for which functionality. So that I will see, but since time is less and Mohit will now show you how to run a blockchain server. Not my string. It shows zero string, but there is no text. Just click on the my string. No string, but it's not showing the hello. Like, Yeah. That becomes centralized. Means somewhere someone is running it, and if you have to do anything, there is one central from where you are getting everything. If the server fails, your app will fail. But here you don't need any third party. There is nothing on server. It is just if you have made an app for you and me and you want to pay me, you can directly pay me. Means there is nothing on the server. It's just your wallet with you. So that's the thing. Yeah, when you create a So other website, people can use. Yeah. yeah, like just you create websites or like you create Android apps, and and you have a backend in Node.js and or any other language, and you just host on it on a cloud, or you take any hosting service provider. But in that case, if hosting service providers server fails or there is a hacking in his server, then it will create a problem for your application. It will fall down. But in case of blockchain is evergreen, like all the nodes are working all the time. And if one node also fails, then other nodes are able to like are able to show your application, and your application can work smoothly without any hindrance.
Okay, so what are the real life applications that have been made from blockchain now? Like there is everything I think that has been made. It's just that government does not use in India. Means it is still not much in use. Means Why so, is but this the case? everything has been made because people in India first of all don't trust. They think that blockchain has security issues. It's because of lack of knowledge. But in India also, I am slowly witnessing the rise of blockchain. But like you only told it is hash secured and everything is so secured, hacking is not possible. Actually, there is And everything has been made just from healthcare sector to the banking system. Everything has been made, every type of app. Now just people need to use it and start trusting it. Just because people don't know about it, they don't use it. I wanted to know a drawback of this blockchain. some of the I can't tell Is you there the any? drawback of blockchain, but I can tell you drawback of Ethereum. Obviously, I can tell you. Just like it is taking much time, like 20 to 24 seconds for one transaction, as you might have guessed, that it is taking some time. So this is a bit, and plus there is one thing in blockchain called trilemma layer. In the trilemma layer, what happens is there is three things like seed, decentralization, and storage. So it is said that blockchain in blockchain means you cannot get every three things at the same time. At a time you can get only two of these. If you are getting speed and decentralization, you will not get much storage. If you are getting the other two, you will not get the third one. So this is something that said, but now also with the startup, different startups are coming. They have removed this problem also. So I don't think it has much problem. Okay. So can you show us some application which is built on blockchain? like one Mohit, yeah like some this एक ऐप बनाया गया था अभी उसको बहुत ज्यादा फंडिंग मिली है दैट इज अ लोन ऐप कि यू कैन टेक लोन फ्रॉम ऑल द ब्लॉकचेन नेटवर्क्स बहुत सारे ब्लॉकचेन नेटवर्क्स है लाइक इथीरियम है बिटकॉइन है एंड दे हैव क्रिएटेड एन ऐप फ्रॉम विच यू कैन टेक लोन in secure manner just with the network hai and you are there and you just have to approve something and you can take the loan. Another good example वो अभी in use नहीं है but एक बहुत ही इसका मतलब अगर अच्छा use case बोले like अगर आप certificate generations करते हो या in future अगर आपको मतलब property आजकल हम जब sell करते हैं like when we sell property you have to go to court and in court you have to take आपको पेपर जमा करवाने पड़ते हैं एंड यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एंड साइन दैट बट अगर आपके पास ब्लॉकचेन नेटवर्क पे है देन आप बस एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना लो एथीरियम पे यू जस्ट हैव टू आप एक एड्रेस हो आपको दूसरे जिसको आपको प्रॉपर्टी बेचनी है उसका एड्रेस लेना है यू हैव टू जस्ट इनपुट द एड्रेस द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट एंड द प्रॉपर्टी नंबर एंड देन जस्ट क्लिक सबमिट इट विल बी अपडेटेड ऑन द ब्लॉकचेन और अगर एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर वो डिटेल अपडेट हो गई तो यू हैव अ वेरी गुड प्रूफ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है क्योंकि ब्लॉकचेन नेटवर्क पर अभी है सो दैट विल आपकी जो आपको फीस देनी पड़ती है कोर्ट फीस और वो सब फीस वो हट सकती है ऐसी बहुत सारे एप्लीकेशंस है हेल्थ केयर के अंदर है कि आप हेल्थ केयर के अपने सारे जितने भी रिकॉर्ड्स मोहित या मोहित वो पीपीटी से उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन उस पीपीटी में जितने भी एप्लीकेशंस हैं yeah I can show you so that they can have an idea that where we can use it. Also, sir, आप links दे सकते हो जहाँ से blockchain कर सकते हैं. हाँ मैं this is the most difficult question because there is not much resource available. How we have learned by reading different medium articles and by clearing our doubts with various blockchain developers.
So although we can provide from where we have learned, Mohit will share that in the group. एक्चुअली कोई भी अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी. देयर इज नो वीडियो ऑन द इंटरनेट दैट कैन एक्सप्लेन यू इन इजी फॉर्मेट व्हाट हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स एंड हाउ एथेरियम वर्क्स. एथेरियम पे तब भी मिल जाएगा बट बहुत अच्छे से नहीं मिलेगा. तो एक्चुअली अभी ब्लॉकचेन अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो हमें आर्टिकल्स ही रीड करने पड़ेंगे. आई विल शेयर सम आर्टिकल्स. तो उस आर्टिकल से पढ़ के आपको सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप ही होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप पहले ब्लॉकचेन समझे कि ब्लॉकचेन कैसे बनता है, रादर गोइंग टू डायरेक्टली जंपिंग ऑन द एथेरियम. क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन बनता कैसे है, और अगर आप सीधे एथेरियम पे जंप कर लोगे तो इट वुड बी जस्ट कि आपने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया एंड यू आर स्टार्टेड मेकिंग एप्स. और एक बेस्ट ऑप्शन है ब्लॉकचेन करने का, वो है कि यू जस्ट गिटहब पे बहुत सारे प्रोजेक्ट सर्च करो ब्लॉकचेन के एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दोज प्रोजेक्ट्स. दैट वुड बी द बेस्ट केस कि आप Also there is white paper of blockchain on GitHub. So read that. This is also very useful. या व्हाइट पेपर एक्चुअली Although सतोशी language is a bit tough. या वो एक्चुअल ब्लॉकचेन का पेपर मैंने है. थोड़ा सा वहीं से पढ़ा था. हाँ. तो आप वो रीड कर वो सकते पढ़ हो. सकते हैं. वीडियो सच में कोई अच्छी नहीं मिलेगी और समझ में आना भी थोड़ा मुश्किल है वीडियो से, क्योंकि वो बेसिक्स क्लियर नहीं करते. ऑल्दो मुझे लगता है आज थोड़ा तो बेसिक क्लियर हुआ होगा. और अगर ब्लॉकचेन में जंप करना है तो आई विल से कि यहाँ पे ब्लॉकचेन में बेसिक पहले जान लो, उसके बाद डायरेक्ट जंप टू इथेरियम, बिकॉज विद इथेरियम यू कैन बिल्ड वेरियस फैसिनेटिंग थिंग्स. सो या एथेरियम इज डेवलपमेंट इज गुड. या एथेरियम बहुत अच्छी डेवलपमेंट यहाँ आप यूज कर सकते हो, बहुत ही फायदा है उसमें. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे एप्स बना सकते हो. या हमने भी 2-3 एप्स बनाए थे ब्लॉक ये एथेरियम पे, और इट्स नॉट अ बिग डील. आपको अगर बस एक चीज है कि आप जेएस सीख लो. एक्चुअली जावास्क्रिप्ट अभी लीडिंग लैंग्वेज है ब्लॉकचेन के लिए. एक तो लिनक्स एंड जावास्क्रिप्ट, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जावास्क्रिप्ट तो सीख ही लेना, क्योंकि web3.js जो एक फ्रेमवर्क है जिससे आप एथेरियम से कनेक्ट हो सकते हो वेबसाइट या ऐप के जरिए, वो web3.js एक लाइब्रेरी आती है Node.js की, तो वो आपको यूज करने के लिए JS पता होना चाहिए. सो आई विल शो यू एक क्विक कि कैसे एक मतलब एक सिंपल सा ब्लॉकचेन बनता है. इज इट विजिबल? द स्क्रीन इज विजिबल? यस. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे को एक पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क क्रिएट करना है, या श्योर आई विल शेयर द पीपीटी ऑन द ग्रुप. श्योर. लाइक अगर आपको पूरा एक ब्लॉकचेन नेटवर्क क्रिएट करना है तो मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए होगी. जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, एक सर्वर. एक्चुअली ब्लॉकचेन का जितना भी कोड है वो एक सर्वर पे ही है, बट वो सर्वर ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर है, तो इट्स स्टिल अ सर्वर. तो हमें सर्वर चाहिए. एंड देन वी हैव ब्लॉकचेन, मतलब जब हम ब्लॉक्स को कंबाइन करेंगे देन वी नीड अ ब्लॉकचेन का क्या बोलते हैं कोड. एंड दिस इज क्रिप्टो हैश, जो कि हैश क्रिएट करता है. SHA-256 यहाँ पे आप देख सकते हो. दिस इज अ जेनेसिस ब्लॉक, जो सबसे पहला ब्लॉक होता है. जैसे मैंने बताया था कि जब कोई भी चेन भी शुरू करनी है तो सबसे पहला ब्लॉक बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अ जेनेसिस ब्लॉक. एंड उसमें हम खुद ही डिफाइन करते हैं सब कुछ, क्योंकि उससे पहले तो कोई ब्लॉक होता नहीं है, तो हमारे पास प्रीवियस हैश होता नहीं है एंड नथिंग इज देयर. दिस इज मेड इन जावास्क्रिप्ट. Node.js चाहिए इसके लिए. मैं ये फाइल्स भी शेयर कर दूंगा, ये जो कोड की है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक कि हम कैसे क्रिएट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, मुझे एक जेनेसिस ब्लॉक बनाना है. सो मैंने क्या किया, ये एक्चुअली ये जो जितनी भी सारे कोड्स है जो मैंने डिफरेंट फाइल से बनाए हैं, ये आप एक ही फाइल में भी लिख सकते हो, बट फॉर बेटर कोडिंग और मतलब अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने डिफरेंट फाइल्स में रखा है. सो सी, दिस इज अ जेनेसिस ब्लॉक. Yeah, sure. I will share the GitHub link for the projects. Yeah, sure. So this is the starting block, मतलब Genesis block है. तो यहाँ पर ये actually Node.js है. आप में से कितनों को Node.js आता है? किसी को आता है यहाँ पे Node.js या JavaScript पता हो?
JavaScript. ओके तो एक्चुअली Node.js भी जावास्क्रिप्ट ही है, उसके अंदर लैंग्वेज है। तो ये आपको पता ही होगा कि लाइक कांस्टेंट जेनेसिस डाटा, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया है जेनेसिस डाटा का, और जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। मतलब टाइम स्टैम्प की वैल्यू date.now, अभी का टाइम स्टैम्प, लास्ट हैश ये मैंने खुद ही फिल कर दिया है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, तो मैं कुछ भी फिल कर सकता हूँ। ये आप, पर ये 256 बिट मतलब 32 बिट्स का होना चाहिए, 64 बिट्स का, सॉरी। और ये फिर हैश हो गया, ये मैंने खुद ही डाला है क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक है। एंड दिस इज डेटा, मैं यहाँ पे डेटा कुछ भी डालूंगा। दिस इज व्हाट जो ट्रांजैक्शन फीस होती है, मैं मान लो 10 रुपीज डाल रहा हूँ, 10 रुपीज, तो ये होता है वो डेटा। अब दिस इज द जेनेसिस ब्लॉक। अब नाउ मैंने ब्लॉक क्रिएट करने का कोड लिखा है, मेरे पास जेनेसिस डाटा है। आई हैव डन module.exports। अगर आप Node.js अगर पढ़ा होगा तो module.exports क्या करता है कि ये जो ये वेरिएबल है ना, ये हम दूसरी फाइल्स में यूज कर सके, module.exports लिख देते हैं। दिस इज नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अ वर्ड कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है डेटा तो module.exports लिखना है। नाउ कम्स टू ब्लॉक, कि अब मेरे को ब्लॉक क्रिएट करना है। मैंने जेनेसिस ब्लॉक का कोड तो लिख दिया, नाउ आई हैव टू क्रिएट डिफरेंट ब्लॉक्स। सो मैंने क्लास बनाया है, आई थिंक सबको क्लासेस तो पता ही होगा। दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल क्लास, एंड नॉर्मल क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर है। जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली लिखा जाता है। ये जो अगर आप ऊपर देखोगे, दो फाइलें मैंने जो की है, ये मैंने genesis.js को रिक्वायर किया है। जो वहां पे मैंने एक्सपोर्ट किया था वो मैंने यहाँ पे वो फाइल लाया, तो उससे क्या हो गया कि उस फाइल का सारा कोड इसकी जगह आ गया। जेनेसिस वाली फाइल का सारा कोड आई हैव गॉट विद इन जेनेसिस डाटा वाले वेरिएबल में। एंड देन क्रिप्टो हैश, ये भी मैंने फाइल बनाई थी। ये एक्चुअली जो क्रिप्टो लाइब्रेरी होती है, ये Node.js के अंदर पहले से ही होती है क्रिप्टो लाइब्रेरी। तो जस्ट वो क्रिप्टो लाइब्रेरी कॉल करके मैंने ये इनपुट्स ले लिया है, मतलब जो भी डाटा होगा वो उसका crypto.create हैश। दिस इज वेल डिफाइंड, मतलब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये ऑलरेडी क्रिप्टो मतलब लाइब्रेरीज के अंदर जो फंक्शंस के नाम है, या इट्स अ npm मॉड्यूल, ये एक npm मॉड्यूल है। तो मैंने जस्ट क्या किया कि hash.create hash.update, मैंने उन सबको अपडेट कर दिया, मतलब उसको सॉर्ट कर दिया एक लाइन में इन टर्म्स ऑफ मतलब उनके लेंथ में। एंड देन डाइजेस्ट, इससे क्या हो गया कि मुझे वो हेक्स वैल्यू मिल गई जो लिखी होती है 0000x, वो 64 बिट्स, दैट लॉन्ग स्ट्रिंग। इस रिटर्न से क्या होगा कि आई विल गेट लाइक 0x ये लाइक ऐसे जो नंबर आपको दिखा होगा, जो हैश होता है वो ऐसे ही क्रिएट कर लेता है जस्ट दिस लाइन ऑफ कोड से। तो ये मैंने ना रिटर्न कर दिया वापस, रिटर्न इन द सेंस ताकि मैं ब्लॉक वाले इसमें यूज कर सकूं। नाउ आई हैव अ क्लास ब्लॉक, आई हैव डिफाइंड अ कंस्ट्रक्टर। दैट मीन्स कि अगर आपने क्लासेस पढ़े हैं तो बार बार अगर मेरे को बहुत सारे ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं तो वही मैं क्लास एक बना दूंगा, आई हैव क्रिएटेड अ क्लास, एंड देन बार बार उसके मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं। हेयर ब्लॉक मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास ब्लॉक। सो मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया है, दिस इज अ स्टैटिक जेनेसिस ब्लॉक, दिस विल क्रिएट अ जेनेसिस ब्लॉक automatically, and this is a function. These both are functions, static genesis function and static mine block function. जब मैं genesis वाले को ब्लॉकचेन के अंदर कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा, genesis डाटा लेके genesis ब्लॉक बना देगा। एंड माइन ब्लॉक वाले फंक्शन को जब कॉल करूंगा उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर्स डाल दिए है, लास्ट ब्लॉक का हैश एंड डेटा, जो भी मुझे डेटा उसके अंदर डालना है। और इसमें डिफाइन कर दिया कि जब इस चीज को कॉल होगा तो देन अपने आप ही उसका टाइम स्टैम्प डिफाइन हो जाए। दिस इज ऑल्सो प्री डिफाइंड फंक्शन डेट नॉट नाउ इन npm। और लास्ट ब्लॉक का हैश मैंने दिखा दिया, एंड इट विल रिटर्न द ब्लॉक टाइम स्टैम्प लास्ट हैश डेटा एंड हैश। क्रिप्टो हैश वाले फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। इससे क्या हुआ कि मेरे पास अब ये फंक्शंस क्रिएट कर रहा हूं मैं अभी, देयर इज नो यूज। ये तो सब मैंने अभी जस्ट मैं कोड लिख रहा हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। देन आई गो टू द ब्लॉकचेन। यहाँ पे मैंने वो ब्लॉक वाला पूरा ये जो कोड लिखा था वो मैंने यहाँ पर इनहेरिट कर दिया। एक्चुअली मैं ये एक ही फाइल में लिख सकता हूँ। जब मैंने यहाँ पर ये इनहेरिट कर लिया ब्लॉक के अंदर, नाउ आई हैव द क्लास ब्लॉकचेन टू क्रिएट द ब्लॉकचेन नेटवर्क। सो आई हैव अ कंस्ट्रक्टर
जैसे ही ब्लॉकचेन वाला मैं सर्वर पे कॉल करूंगा, इट विल क्रिएट द फर्स्ट ब्लॉक अपने आप ही, क्योंकि जेनेसिस ब्लॉक मुझे क्रिएट ही करना है. दैट मीन्स कि जब सतोशी ने पहली बारी जब बिटकॉइन बनाया होगा तो उसने ये पूरा ही ब्लॉकचेन का लिखा होगा. उसने बस क्या किया कि सर्वर पर ब्लॉकचेन वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ब्लॉकचेन वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. उसने क्या किया, उसने अपने आप ही जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट कर दिया. और एक ये ऐड ब्लॉक वाला फंक्शन है मेरे पास, जो कि अब मुझे बस कॉल करना है और मेरे एक एक ब्लॉक क्रिएट होते जाएंगे. नाउ कम्स द मेन पार्ट, सर्वर. यहाँ पे मैंने वो सारी फाइल्स रिक्वायर की है. इसके अंदर कांस्टेंट ब्लॉकचेन मतलब न्यू ब्लॉकचेन, आई हैव मेड अ ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लॉकचेन क्लास, ताकि मेरा एक नेटवर्क बन सके. आई हैव क्रिएटेड वन नेटवर्क. अगर मुझे 3 नेटवर्क क्रिएट करने हैं तो मैं यहाँ पे ब्लॉकचेन 1, ब्लॉकचेन 2, ब्लॉकचेन 3, ब्लॉकचेन 4 लिख के 4 नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ. पर वो किसी मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, हमें एक ही नेटवर्क क्रिएट करना है. एंड देन मैंने एक फॉर लूप चला दिया आपको दिखाने के लिए, जिसमें वो डेटा बस आई अपेंड करता रहेगा ताकि डिफरेंट डिफरेंट डेटा पैदा हो. देन आई हैव कॉल्ड ब्लॉकचेन डॉट ऐड ब्लॉक. ब्लॉकचेन डॉट ऐड ब्लॉक वाला मैंने जो फंक्शन है जो ब्लॉकचेन के अंदर मैंने डिफाइन किया था, उसके अंदर मुझे डाटा पास करना था. आई हैव पास द डेटा इन इट. वो जैसे ही मैं कॉल करूंगा इट विल क्रिएट वन ब्लॉक. एंड देन आई हैव सेट console.log blockchain. ये क्या करेगा, मुझे सारे ब्लॉक्स दिखा देगा ब्लॉकचेन में. अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? मेरे पास npm मॉड्यूल पहले से ही डाउनलोडेड है. हाउ विल वी यूज दिस नेटवर्क? एक्चुअली ये तो अभी मैंने एक टेस्ट नेटवर्क बनाया. मान लो अगर आपको ये नेटवर्क अभी यूज करना है, देन अभी आप फिलहाल के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, तो देन यू कैन होस्ट इट ऑन नॉर्मल सर्वर. या आप एक काम कर सकते हो, आप अपना एक Node.js से सर्वर बना सकते हो in your computer only, and then you can use that. One minute guys. मतलब आप इसको होस्ट कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए चेकिंग के लिए. बट अगर जब हमें ये नेटवर्क रियली यूज करना होता है ना, अगर हमें सच्ची में ये ब्लॉकचेन नेटवर्क डिप्लॉय करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने बहुत सारे फ्रेंड्स इकट्ठा करने पड़ेंगे और उनको बोलना पड़ेगा कि मतलब आपको खुद ही ये सर्वर भी बनाना है. मैंने ये सर्वर क्रिएट किया है, बट ये एक स्मॉल सर्वर है. इसमें अभी सारी वो चीजें नहीं लिखी गई हैं कि ये सर्वर की तरह क्रिएट कर सके. ये तो जस्ट अभी मेरे कंप्यूटर में चलेगा. लेकिन अगर यहाँ पे मैं सारे नोड्स को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी मुझे और थोड़े कोड लिखने पड़ेंगे जो कि Node.js के कोड होते हैं. आपने देखा होगा कि HTTPS रिक्वेस्ट वाला कोड, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं. एंड देन यू कैन कनेक्ट इट. अपने आप को अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करना है कि देखो भाई हम 10 लोग इस ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम करेंगे. देन यू विल गिव देम दिस सर्वर एंड दे विल जस्ट रन. वो सबके सब ये अपने कंप्यूटर में रन करेंगे एंड यू ऑल विल गेट कनेक्टेड. तो 10 लोगों का नेटवर्क बन गया. अब अगर किसी और को ऐड करना है तो अब तुम्हारे पास एक वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, या यू कैन यूज गनाचे. एक्चुअली एथेरियम के लिए ज्यादातर यूज होता है गनाचे, बट गनाचे एक्चुअली एथेरियम के लिए यूज होता है मोस्टली गनाचे, क्योंकि वो हमें ऑटोमेटिकली एथेरियम दे देता है, ईथर्स दे देता है. एक तो 10 फ्री अकाउंट देता है गनाचे क्लाइंट. एंड और मतलब मोस्टली एथेरियम के लिए यूज होता है, बट यू कैन यूज फॉर दिस नेटवर्क ऑल्सो. यू कैन डिप्लॉय दिस blockchain जो हमने छोटा सा blockchain अभी बनाया, that you can deploy on Ganache. And there are other services also to create a network within your मतलब सर्कल. अगर आपको अपने सर्कल में ही करना है तो आप अपाचे यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो फॉर टेस्टिंग पर्पस. नाउ यहाँ पर मैं रन करके दिखा देता हूँ. जब मैं इसको रन करूंगा, आई नीड टू रन ओनली सर्वर.js.
दिस इज माई server.js फाइल। जब हम कोई वेबसाइट भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी एक server.js वाली फाइल होती है जो हम होस्ट करते हैं cPanel पर, that we host on any cPanel और मतलब क्लाउड पे होस्ट करते हैं, वो एक फाइल होती है, बाकी फाइल्स उसके साथ रखी होती है, बट एक मेन फाइल होती है जो कि इंटरैक्ट करती है क्लाइंट से। अगर किसी ने वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट किया होगा तो उसको ही पता होगा। तो उसी तरीके से मुझे बस यही वाली फाइल रन करनी है। तो आई विल npm start और यू कैन राइट npm run server.js। मैं जैसे npm स्टार्ट करूंगा यू कैन सी मेरा ब्लॉकचेन नेटवर्क बन गया। यू कैन सी ये उसने ब्लॉकचेन प्रिंट कर दिया कि उसके अंदर क्या क्या डाउनलोड हो रहे हैं, मतलब क्या क्या उसके अंदर ब्लॉक्स बने हैं। यू कैन सी मेरे पास पहले का टाइम स्टैम्प है, सबका टाइम स्टैम्प अलग अलग है। ये वन इज इट नॉट विजिबल? cm is it okay? You can see CMD. okay, it is not visible. Wait. Is it visible now? Visible. Okay. Yeah, okay. So मैंने npm स्टार्ट किया था, वो तो समझ आ गया था, या आई रीस्टार्ट अगेन? I will restart again. So I will write npm start. I am starting the server of my blockchain network. When I started, I got मैंने अभी सिर्फ 5 ही ब्लॉक्स ऐड किए थे उसमें, तो that's why you are able to see only 5 blocks. अब आगे हमें इसके अंदर फंक्शंस ऐड करने पड़ेंगे ताकि आप और भी ब्लॉक्स ऐड कर सको। That is up to us. उसके लिए और हमें डीप में जाना पड़ेगा। So this is my first block. You can see उस ब्लॉक के अंदर, हर एक ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है? टाइम स्टैम्प, माई लास्ट हैश जो मैंने डिफाइन किया था उसके अंदर, हैश ऑफ दिस करेंट ब्लॉक, एंड डेटा याद है कि मैंने ब्लॉकचेन लिखा था। नाउ ब्लॉक 2 उसका टाइम स्टैम्प आप इसमें देख सकते हो कि मेरे पास लास्ट हैश में इस वाले ब्लॉक का हैश है। सी इट्स मैचिंग 6 7 1 minute. See, this hash and this hash is matching. So ऐसे ही ब्लॉकचेन में होता है कि इस वाले ब्लॉक का जो हैश है वो पिछले वाले ब्लॉक के हैश उसके पास होता है। तो अब मान लो कि मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर ये जो डेटा है ना, किसी हैकर ने ये डेटा ब्लॉकचेन से हटा के लिख दिया कुछ और, ब्लॉकचेन 101 लिख दिया या ब्लॉकचेन 202 लिख दिया। उससे क्या होगा ना कि ये हैश है ना, ये चेंज हो जाएगा। अगर ये हैश चेंज हो गया ठीक है, बट बात ये होगी कि ये बाकी जितने भी ब्लॉक्स है ना, इनका हैश तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो अभी एक ही ब्लॉक को करप्ट कर सकता है। या अगर मान लो उसने 2 ब्लॉक को भी करप्ट कर लिया तो इन सबका तो हैश सेम है, बट ये वाला जो तीसरा ब्लॉक है वो देखेगा कि भाई मेरे पास जो अभी प्रीवियस हैश पड़ा हुआ है वो तो मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अब जब उसने डाटा ही चेंज कर दिया इट विल चेंज द हैश ऑफ दिस ब्लॉक, और ये वाला जो हैश है फिर ये वाले लास्ट वाले हैश से मैच करेगा ही नहीं। इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा पूरे नेटवर्क को। अब नेटवर्क के पास कॉपी पड़ी हुई है, हर एक कंप्यूटर के पास पड़ा हुआ है, ये सब ऑटोमेटिक होता है, हर कंप्यूटर के पास कॉपी पड़ी हुई है इस डेटा की। तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि प्लीज ये तो मैच नहीं कर रहा, इसका जो ब्लॉकचेन इसने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर रखा है ये गलत है क्योंकि ये हमारे वाले कॉपी के साथ मैच नहीं कर रहा है, प्लीज रिजेक्ट इट। तो वो क्या करेंगे, इस वाले नोड को ही रिजेक्ट कर देंगे, फिर इस पर्सन को वापस से सही करना पड़ेगा, सब कुछ करेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो ब्लॉकचेन नेटवर्क से अगेन कनेक्ट हो सके। सो दैट्स द पावर ऑफ ब्लॉकचेन। अब अगर किसी को कुछ हैकिंग करनी भी है तो उसको 51% वाला अटैक करना पड़ेगा, मतलब कि 100 में से अगर 100 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, 100 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो 100 में से 51 कंप्यूटर्स में ये चीज उसको चेंज करनी पड़ेगी, ये लास्ट हैश उस ब्लॉक का हर एक में। एक अपने कंप्यूटर में तो कर लेगा लेकिन 51% ऑफ कंप्यूटर मतलब 51 कंप्यूटर्स में चेंज करना ये बहुत ही मुश्किल का काम है। और
दैट्स वाई फिर अगर 51% का चेंज ही नहीं कर सकता है तो वो मेजोरिटी तो यही रहेगी कि 51% वालों के पास करेक्ट है, तो मेजोरिटी के पास जब करेक्ट कॉपी है दे विल रिजेक्ट दिस नोड। बट अगर वो 51% नोड्स का लास्ट हैश मतलब उनका हैश कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल होता है, देन वो क्लेम फिर वो उसका रिजेक्ट नहीं होगा, देन द नेटवर्क विल एक्सेप्ट दिस नोड, वो फिर उस नोड को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड देन हैकिंग पॉसिबल है। बट दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज 51% ऑफ द जितने भी नोड्स कनेक्टेड है बिटकॉइन पे इस टाइम पे उनको अपने अंडर करना, उसके लिए जितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए 50% कंप्यूटिंग पावर चाहिए उसको, उस हैकर को। दैट्स नॉट पॉसिबल इजी, मतलब इतना इजीली पॉसिबल नहीं है कि वो ऐसा कर सके। इसलिए ब्लॉकचेन पूरा सिक्योर रहता है, जो उसमें डेटा रहता है वो हमेशा ठीक, मतलब इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। एनी क्वेश्चंस? Yes, sir. Yeah. Sir, I have a doubt that if every node on network is going to store the entire blockchain and the size of the blockchain will keep on increasing as more and more blocks are mined, then will it not cost every node to devote a lot of storage to store the blockchain? See, इसके अंदर 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट कि ऐसा होता है कि हमको, मैंने अभी दिखाया था जैसे कि बिटकॉइन कोर जब डाउनलोड करना पड़ रहा था तो हमें 200 GB ऑफ डेटा डाउनलोड करना पड़ रहा था ताकि हम बिटकॉइन वाले के साथ इंटरेक्ट कर सके। बट मैनी पीपल हैव मेड सम सॉफ्टवेयर, सम दिस वॉलेट्स in which you do not have to download all the 200 GB of data. You have to just download like I think 2, 3, 4 GB of data, the present times data, and then you can still interact with the blockchain network. फर्स्ट चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर आप बोलोगे कि मेरे को अब सच्ची में ये डेटा बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, that's you can say a disadvantage of blockchain at present, a kind of disadvantage। इस पे अभी काम चल रहा है, इस पे बहुत सारी डिफरेंट चीजें भी हुई है जिससे इसका डेटा स्टोरेज के तरीके बहुत ही कम हो गए, मतलब एफिशिएंट हो गए हैं। बट इट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन से, एक छोटा सा डिसएडवांटेज है अभी के लिए कि हमें वो डेटा हर एक नोड को स्टोर करना पड़ेगा। बट ये भी नहीं है कि हर, मतलब अगर आपको अभी बिटकॉइन वाले नेटवर्क से कनेक्ट होना है और फॉर एग्जांपल तुम्हें इथेरियम वाले नेटवर्क से कनेक्ट होना है, देन यू डू नॉट हैव टू डाउनलोड 200 GB ऑफ डेटा। मेटामास्क से आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो इथेरियम नेटवर्क से, एंड देयर आर फॉर बिटकॉइन देयर आर सर्वर अदर वॉल्ट्स आल्सो वेयर यू कैन कनेक्ट इजीली। एंड द थर्ड पार्ट इज दैट कि लाइक एक्चुअली बहुत सारे ना डेटा सेंटर्स बन गए हैं नोड्स के लिए। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि डेटा सेंटर्स खड़े कर दिए हैं, वेयर हाउसेज यू कैन से, जहां पर वो उन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और वो लोग माइनिंग भी करते हैं। तो सारे उन्होंने क्या कर रखा है कि वही मेनली 200 GB 300 GB ऑफ डाटा स्टोर करते हैं। इससे क्या होता है कि हर एक पर्सन को करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कंपनीज इस फील्ड में आ गई है कि उन्होंने अपने अपने डेटा सेंटर्स खड़े कर दिए हैं और वो बस क्या करते हैं कि बिटकॉइन का पूरा डेटा अपने पास स्टोर करते हैं एंड दे एक्ट एज अ माइनिंग नोड और वो माइन करते रहते हैं। तो दीज आर 3 थिंग्स। पर अगर आप इस हिसाब से भी जाओ कि लाइक गूगल भी इतने सारी वेबसाइट्स होस्ट होती है तो वो भी डेटा स्टोर करते ही है, तो इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। Okay, sir. Thank you. And sir, I have one more question. Yeah. That the miners are rewarded with bitcoins for mining a block into the chain, right? Yeah. So there must be a limit to the total number of bitcoins that can be produced. Yeah, there is a limit कि कितने bitcoins produce हो सकते हैं। And yeah. So, yes. Okay. So my question is that once that number gets exhausted, that is we have produced the maximum number of bitcoins that we could, then how will we reward the miners? And if we don't reward the miners, why will anyone be willing to invest so much of computational power and storage into,
storing the blockchain and solving the puzzles in order to mine the blocks if in case they are not rewarded? Actually, जैसे I have told you, like the reward also get half every 4 years, or after every 210,000 these Bitcoin blocks. So actually इस पे लिमिट इसलिए लगाई गई थी कि जब सारे के सारे बिटकॉइंस मार्केट में चले जाएंगे, देन जब सारे के सारे बिटकॉइंस मार्केट में चले जाएंगे, अब अगर लगातार बिटकॉइंस जाते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो देन देयर विल बी नो वैल्यू. एक कंट्री भी जब नोट्स प्रिंट करती है तो वो एक लिमिट में ही कर पाती है. तो सिमिलरली बिटकॉइन वाले नेटवर्क के अंदर भी वो एक लिमिट उन्होंने लगा रखी है कि इसके बाद आगे और कोई भी बिटकॉइन नेटवर्क में नहीं जाएगा. एंड जितने बिटकॉइंस उस टाइम पे होंगे, दे आर इन मिलियंस. सो दे आर इन मिलियंस एंड उसकी फिर वैल्यू भी उतनी बढ़ जाएगी. एंड जब वैल्यू बढ़ेगी तो अपने आप पे जो माइनर्स है, देखो ट्रांजैक्शन फी फिर अल्टीमेटली रह जाएगा. अभी तो उनको ब्लॉक क्रिएट करने के मिल रहे हैं, अल्टीमेटली उनको सिर्फ एक ट्रांजैक्शन फी मिलेगी. अल्टीमेटली हमारा यही मोटिव है कि हम बहुत ज्यादा उनको अमाउंट ना दें. एक्चुअली अभी वो क्या कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन नेटवर्क ही क्या कर रहा है कि बिटकॉइन रिलीज कर रहा है उन माइनर्स को. एक्चुअली वी आर पेइंग ट्रांजैक्शन फी. जब आप बिटकॉइन किसी को सेंड करते हो ना, अगर आपने एक बिटकॉइन सेंड किया अपनी फ्रेंड को, तो उस एक बिटकॉइन में से, मतलब एक बिटकॉइन के साथ आपको छोटा सा ट्रांजैक्शन फी भी देना पड़ता है. अभी आपने एथेरियम पे देखा होगा कि जब आपने कनेक्ट किया तो उसने आपसे गैस फी मांगी 0.00010 की. Yes. तो वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट की, मतलब गैस फी, या और बिटकॉइन के अंदर क्या होता है कि मतलब एक स्मॉल आपको एक फी देनी पड़ती है माइनर को, और वो हमेशा चलता ही रहेगा, उस पर बैन नहीं होगा. जो अभी रिवॉर्ड मिलता है ब्लॉकचेन पर, वो ब्लॉक क्रिएट करने के लिए मिलता है, और वो बिटकॉइन नेटवर्क खुद ही उसको देता है. वो हमारे वाले क्या बोलते हैं कि हमारे बिटकॉइन में से नहीं देता है. दैट बिटकॉइन नेटवर्क ही रिलीज करता है दैट 25 बिटकॉइंस टू दैट माइनर. Okay, sir. All right. Okay, thank you, sir. Any other doubts? कुछ यूज केस बता देते हैं. इन यूज केस जानना था ब्लॉकचेन का. या तो कुछ यूज केस बताए. तुझे जितने दिमाग में आ रहा है तू बोल दे, मुझे जितना आ रहा है मैं वो बोल देता हूँ. लाइक जो हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया था, पहले उसका बोल देते हैं. लाइक एक हेल्थ केयर का हमने प्रोजेक्ट बनाया था कि मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है, मान लो हम लोग कहीं पे जा रहे हैं और मतलब अगर इमरजेंसी हमें अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर हमारे पास वो पहले से ब्लॉकचेन नेटवर्क पे हो, हम आसानी से उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं. तो हमने एक वो बनाया था, एक डैप ही बनाया था जहाँ पे हमारे सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स हम अपलोड कर दे रहे थे और हम उसे एक्सेस कर पा रहे थे. उसके बाद एक और मुझे दिमाग में आ रहा है, वो है ऑनलाइन वोटिंग. अभी जो बहुत सारे लोग ईवीएम हैकिंग और क्या क्या बहाने मारते हैं, या फिर जो भी हो, अगर सच भी हो, तो अगर हम वोटिंग सिस्टम बनाए, डिसेंट्रलाइज वोटिंग सिस्टम, तो वहां पे क्या होगा कि वो पब्लिकली विजिबल होगा हर किसी को, तो कोई टेम्परिंग नहीं कर सकता. तो ये एक और है. और बैंकिंग सिस्टम है ही. और मोहित तेरे कोई दिमाग में आ रहा है और कुछ? जैसे कि मैंने बताया कि सर्टिफिकेट्स अभी क्रिएट होती हैं, तो आप एक टेस्ट दे सकते, मतलब अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दोगे, तो जो आपकी सर्टिफिकेट क्रिएट होगी तो वो हम ब्लॉकचेन पे स्टोर कर सकते हैं, ताकि फेक सर्टिफिकेट जनरेट ना हो. जो सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पे पड़ी हुई है वो सबको ही पता है कि इसके साथ किसी ने टैंपरिंग नहीं की होगी. जो इसके अंदर नेम लिखा हुआ है वो चेंज नहीं हो सकता है. सो यू कैन शो टू इट एनी कंपनी, और कंपनी भी आसानी से बिलीव कर लेगी कि यस, कि ये जो सर्टिफिकेट हमें मिली है ये ब्लॉकचेन वेरीफाइड है, मतलब ब्लॉकचेन पे है ये सर्टिफिकेट. दैट मीन्स कि इसके साथ किसी ने टैंपरिंग नहीं की है ना. तो अभी वाली प्रेजेंट सर्टिफिकेट्स में ये हो सकता है कि आप किसी और को सर्टिफिकेट मिली है, आप एडिटिंग एक्चुअली मैंने यूनिवर्सिटीज
Yeah, Avinash. Actually many universities are using this method, Yeah. मतलब वेरीफाई कर सके सर्टिफिकेट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमी के लिए. Like अगर this certificate वाला idea is a particular organization is generating the certificate, तो उसे ही मतलब blockchain पे डालना पड़ेगा, right? तभी पता चलेगा it's transparent, like तभी पता चलेगा it's correct. हाँ, क्योंकि वो हाँ. अपना एक सॉर्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर डालेंगे उस पे, तो वो उस डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई होगा कि हाँ इसी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का है. वो ऑर्गेनाइजेशन डालेगा वो तभी हो पाएगा, और वो अपने सिग्नेचर के कर पाएगा. हाँ, वो उनका अपना लाइक अब वो आपसे क्या करेंगे कि वो आपसे थोड़ा सा ट्रांजैक्शन फी लेंगे जब आप टेस्ट भी दोगे या कोई आपको रिपोर्ट अपडेट मारनी है, तो दे कैन आस्क फॉर अ स्मॉल ट्रांजैक्शन फी लाइक 2 or 3 रुपीज, ताकि वो आपकी जो सर्टिफिकेट है वो ब्लॉकचेन पे डाल सके, एंड यू कैन इजीली पे 2 or 3 रुपीज फॉर दैट. एक्चुअली 2 or 3 रुपीज भी नहीं होगा, वो बहुत ही कम अमाउंट होगा. एक्चुअली जितना ज्यादा डेटा होगा तो उतना ही ज्यादा अमाउंट होता है, और रिट्रीवल ऑफ डेटा के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है. मतलब अगर किसी को ब्लॉकचेन से सर्टिफिकेट देखनी है तो उसको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, बट अगर आपको कुछ चेंज करना है ब्लॉकचेन पे, देन यू हैव टू पे सम ट्रांजैक्शन अमाउंट. सर जैसे इथेरियम के लिए ईथर है, ब्लॉकचेन के लिए बिटकॉइंस, तो जैसे अभी जो हमने अपना नेटवर्क बनाया उसके लिए हम अपनी डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. या आपको अपनी करेंसी बनानी पड़ेगी, जैसे कि एथेरियम और एक्चुअली ब्लॉकचेन के लिए बिटकॉइन वर्ड गलत है. बिटकॉइन एंड एथेरियम ये डिफरेंट है. दे आर यूजिंग ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन इज नॉट बिटकॉइन. सो जैसे कि जो बिटकॉइन है और एथेरियम है, या तो सर ऐसे तो कोई भी नेटवर्क बनाएगा और अपनी करेंसी बनाता चला जाएगा, मतलब मार्केट में बहुत सारी करेंसीज है, कभी मतलब हाँ. क्रिप्टो करेंसी खोल के देखना 100 से ज्यादा है मीन्स ये डिजिटल करेंसी. बट सर इसका जितने वैलिडिटी ज्यादा कैसे but- मिलती है? व्हाट तो अगर इतनी सारी करेंसीज हैं तो ये मतलब ऑफिशियली ट्रस्ट कैसे बनता है कि हाँ इस करेंसी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? देखो, जितना ज्यादा कोई करेंसी मतलब पॉपुलर है, लाइक बिटकॉइन और एथेरियम अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, और बाकियों के बारे में इतना लोगों को पता भी नहीं है. सो पीपल विल इन्वेस्ट मोर इन बिटकॉइन एंड एथेरियम एज कंपेयर टू दोज अदर जो क्रिप्टो करेंसीज है. तो अब ये मतलब तो नहीं है कि मेरे 10 फ्रेंड है और हम 10 फ्रेंड ने एक करेंसी बना ली एंड वी आर सेइंग वी हैव मेड आवर क्रिप्टो करेंसी, हमारी क्रिप्टो करेंसी है, हम बेचेंगे. ऐसा नहीं है. वो दूसरी जो बाकी पार्टीज है वर्ल्ड वाइड, वो एक्सेप्ट भी करनी चाहिए. जब उसके अंदर बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड हो जाएंगे तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी. सो आप बोलो कि मैं बस इसलिए वो क्या करते हैं कि इसलिए वो क्या करते हैं कि मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपना क्रिप्टो अवेलेबल कराते हैं, ताकि मीन्स आप ट्रेड करो. तो मीन्स वहां से अगर लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी. जैसे अभी उसके बाद जो भी मतलब लाता है जनरली वो एक न्यू आइडिया के साथ आता है. मीन्स कोई एक ब्लॉकचेन का प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व कर रहा होता है. जैसे मैटिक है, तो मैटिक में क्या होता है, वो जो स्पीड वाली प्रॉब्लम है इथेरियम में, जैसे वो 20-25 सेकंड ले रहा था, मैटिक यूज करने से क्या होता है, मैटिक वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में हो जाता है, क्योंकि वो एक नए प्रोटोकॉल के साथ आया है, और साथ में मैटिक अपना एक टोकन भी प्रोवाइड करता है, तो या चलता तो रहता है. मैटिक अपना नेटवर्क लेके आया. तो सिमिलरली जो बहुत ही ज्यादा अभी उस पे लोग बिलीव करना शुरू कर रहे हैं एंड दे आर इन्वेस्टिंग, सो इट विल वन डे बिकम अ नाई मतलब बहुत ही हाई तरीके का प्लेटफॉर्म बन जाएगा वो भी. ओके सर, थैंक यू. ओके, एनी लास्ट क्वेश्चन? So, are we done? Or if you want to ask any question later, you can ask on LinkedIn. Yeah, you can ask on LinkedIn. Thank you.
Okay. You can ask Thank us you so on much. LinkedIn. I will It share was the. nice. Yeah. You can ask us on LinkedIn. You can write www.linkedin.in/mbcsc and linkedin.in /Avinash RKMB. You can also ask questions on our website. So thank you guys. It was nice session. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Okay. Bye.